दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और राउ आईएएस कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में घटना की जांच कराने की मांग की गई। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। हादसे के बाद एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। साथ ही संस्थानों पर नोटिस चस्पाकर उनसे जवाब मांगा। पुलिस ने रविवार को कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट्स के शव और 14 स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला गया। कांग्रेस ने रविवार को मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर निशाना साधा है। पार्टी ने बीरेन सिंह से सवाल पूछा है कि मणिपुर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री ने हिंसा प्रभावित राज्य के हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दरअसल बीरेन सिंह ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने अलग से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार 29 जुलाई को छठा दिन। आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस होगी। 24 जुलाई से जारी है बहस जारी है। 26 जुलाई को सत्र के 5वें दिन लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू और टीडीपी चुनाव से पहले भाजपा के साथ है। ये प्री पोल अलायंस है। हमारा अलायंस फेविकोल से जुड़ा हुआ है, यह हमेशा बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम पहले ही इन्हीं विपक्ष के साथ बिहार में थे। ये लोग गिद्ध की तरह हैं, लेकिन अब छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 99 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपने लूडो खेला हो तो जानते होंगे कि अगर आपको सांप काट ले तो आप नीचे आ जाएंगे। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस वीके विश्वनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया का कहना है कि वे 16 महीने से हिरासत में है। 23 अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं है। अपनी याचिका में सिसोदिया ने अदालत में दिल्ली आबकारी मामले में जमानत की मांग वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की है। इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में। ईडी केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। सीबीआई केस में सिसोदिया 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में। दिल्ली हाईकोर्ट आज पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशंस की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा, पर फैसला सुनाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोनिल सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 को ठीक करने का दावा भी किया था। इसे लेकर डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने 2021 में बाबा रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। डॉक्टरों ने पतंजलि के दावे के संबंध में अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से कोरोनिल से जुड़े बयानों को हटाने की अंतरिम राहत मांगी थी। हाईकोर्ट ने 21 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप झेल रहे गंगोत्री ग्लेशियर का आकार 1 साल में 18% बढ़ गया।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल सर्दियों में गंगा में पर्याप्त पानी रहेगा। इससे उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक गंगा बेसिन में रहने वाले करोड़ों लोगों को पानी की कमी नहीं होगी। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में गंगोत्री ग्लेशियर में बर्फ का आवरण सिर्फ 83% था, जो जून में 69%, सिर्फ 69% रह गया था। पर उच्च हिमालय में अच्छी बर्फबारी हुई, जिसके कारण मार्च 2024 तक ग्लेशियर पर बर्फ का आवरण 86% पहुंच गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर की सेहत सुधरेगी। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा। 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक जेल में ही है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने केजरीवाल से के अलावा मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि ट्रायल जज कई अहम आपराधिक मामलों में सिर्फ इसलिए बेल देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इन मामलों को शक की नजर से देखा जा रहा है। ऐसे में हर केस की बारीकी समझने के लिए ठोस कॉमन सेंस की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती, वे लोग मजबूरन हाईकोर्ट जाते हैं। जिन्हें हाईकोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए, जरूरी नहीं कि उन्हें वहां भी जमानत मिल जाए। इसके चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। इस प्रक्रिया के चलते उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। सीजीआई ने यह बात बर्कले सेंटर फॉर कंपैरेटिव इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन के 11वें सालाना सम्मेलन के आखिरी में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कही। यह सवाल मनमानी गिरफ्तारियों पर था। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हिंदुओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि बच्चा पैदा करने से नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण हो रही है। आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों के बाहर संचालकों का नाम लिखे जाने की पैरवी की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने 2011 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में बदलाव करते हुए संचालक का नाम लिखने का आदेश दिया था। आलोक कुमार ने मंदिरों में अंग्रेजी बोलने वाले पुजारियों के लिए इंस्टीट्यूट शुरू करने की भी बात कही है। आलोक कुमार रविवार 28 जुलाई को जोधपुर में आयोजित वीएचपी के केंद्रीय अधिवेशन में शामिल हुए थे। माहेश्वरी भवन में ही केंद्रीय प्रबंधन समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी। 36 साल की सक्रिय राजनीति के बाद राजस्थान के ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े माथुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक है। जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय माथुर गुजरात में प्रभारी बनाए गए थे। सियासी जानकारों की माने तो ये उनकी सक्रिय राजनीति से सम्मान के साथ विदाई है। सक्रिय राजनीति के तौर पर उनका अंतिम असाइनमेंट विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी के तौर पर था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, इसका श्रेय माथुर को जाता है। लोकसभा चुनाव में भी माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे लेकिन ज्यादा सक्रिय नहीं थे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर जीत दर्ज की थी। दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। इसमें डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। देर रात 3 स्टूडेंट्स के शव को और 14 छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार रात बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट्स अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना
तेज था कि सीढ़ियां भी चढ़ना मुश्किल था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में एक स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दिल्ली के एलजी वीकी सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। यूपी में विधानसभा सत्र शुरू होने के ठीक 19 घंटे पहले अखिलेश ने सबको चौंका दिया। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बाद अब ब्राह्मण कार्ड चलाए। 81 साल के माता प्रसाद पांडे विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे। वह सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से विधायक हैं, 7 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। अखिलेश के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब है बहुत बड़ा धोखा। देर शाम तक माता प्रसाद ने केशव को जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप घबराइए ना, हम पीडीए की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सबको हक मिलेगा और आप अपना स्टूल संभालिए, क्योंकि वो भी छीनना चाहता है। बाकी मॉनसून ऑफर भी है। अखिलेश ने अमरोहा सीट से विधायक महबूब अली को, अधिष्ठता मंडल मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और प्रतापगढ़ से विधायक राकेश कुमार उर्फ आर.के. वर्मा को विधानसभा का उप सचेतक बनाया। दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में रविवार 28 जुलाई को लगातार दूसरे दिन पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री परिषद बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद थे। मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने भी अपने राज्यों में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्शन दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं के साथ सरकार के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। मोदी ने सभी मुख्यमंत्री को उनके राज्यों में चल रही योजनाओं को पूरा करने और समाज के सभी वर्गों, खासतौर से गरीबों को योजनाओं के लाभ मिलने पर जोर दिया। बैठक में सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को कमजोर न करें। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं को लेकर जो रूपरेखा की थी उन्हें वैसा ही लागू किया जाए। राज्यों को कहा गया कि केंद्र के साथ समन्वय में काम करें और मिलकर टारगेट्स पूरा करें। पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक को उसके परिवार के खिलाफ पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया। पहली पत्नी का आरोप है कि उसने अपने गहने बेचकर पति को विदेश में बिजनेस खुलवाया, लेकिन वह बेवफा निकला। उसने मुझे और मेरे 2 बच्चों को छोड़ दिया। उसने पाकिस्तानी युवती को पाक जासूस बताते हुए कहा कि वो लड़की गैर कानूनी तरीके से इंडिया आई और वह जासूस है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली युवती मेहविश चूरू के पितिसर के रहमान से शादी करने के बाद शनिवार को अपना ससुराल देखने चूरू पहुंची। युवक अभी कुवैत में है। मेहविश 45 दिन का टूरिस्ट वीसा लेकर भारत आई थी। इंडियन एयरफोर्स की सुदर्शन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने वॉर प्रैक्टिस में दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इस दौरान सेना के बाकी फाइटर प्लेन पीछे हटने को मजबूर हो गए और उन्हें मिशन एबॉर्ट करना पड़ा। एयरफोर्स ने एक थिएटर लेवल की वॉर प्रैक्टिस की, जहां S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की स्क्वाड्रन को तैनात किया गया था। इस दौरान एयरफोर्स के राफेल, सुखोई और मिग फाइटर जेट्स ने बतौर दुश्मन उड़ान भरी। प्रैक्टिस में S-400 ने अपने टारगेट को लॉक किया और करीब 80% फाइटर जेट्स पर सटीक निशाना लगाया। प्रैक्टिस का मकसद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को जांच करना था। रूस से आयात S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक करने की क्षमता रखता है। इसे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने सुदर्शन नाम दिया था। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख अस्त्र है। दिल्ली में शनिवार 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई। ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें
बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्री को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट का समय मिला। इधर सरकार ने ममता के इन आरोपों को झूठा बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता झूठ बोल रही हैं, माइक बंद नहीं किया गया था, हर मुख्यमंत्री को बोलने का समय तय था। इन्हें झूठ पर आधारित नैरेटिव गढ़ने की बजाय सच बोलना चाहिए। राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री ने शनिवार को इसकी घोषणा की। 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आरक्षण देने की घोषणा की थी। 17 जुलाई को हरियाणा और 22 जुलाई को उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 10 राज्य ऐसी घोषणा कर चुके हैं। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस साल 12 जुलाई को इसे लागू कर दिया गया था। यूपी में शनिवार को 2 जगह कांवड़ियों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। पहली घटना गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर हुई। यहां कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। आरोप था कि कार चला रहे शख्स ने एक कांवड़िये को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गए। इसके बाद कांवड़िये आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। हाईवे पर जाम लगा दिया गया, लेकिन कांवड़िये कार पर चढ़कर डंडे बरसाते रहे। कार में बैठे ड्राइवर को बाहर खींच लिया गया और उसकी पिटाई की। इस बीच पुलिस पहुंची और कांवड़ियों से बात करके उन्हें शांत कराया। ड्राइवर को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। दूसरी घटना मेरठ में हुई, जहां कांवड़ पर गुटखा थूकने से आहत कांवड़ियों ने जमकर हंगामे किया। सड़क पर नारेबाजी की। एक युवक माता पिता के नाम की कांवड़ लेकर दिल्ली जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने वहां पर गुटखा खाकर थूक दिया। यह देखकर कांवड़िया गुस्सा हो गए और हंगामा करने लगे। जिन मसालों को आप खाते हैं उनसे आपकी सेहत बिगड़ रही है। अशोक और भोला सब्जी मसाले समेत 16 कंपनियों के सैंपल जांच में फेल पाए गए। यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए का कहना है कि कंपनियों के कई प्रोडक्ट खाने लायक नहीं है। दरअसल एफएसडीए के अफसरों ने इसी साल मई में कानपुर में मसालों की कंपनियों पर छापा मारा था। 16 कंपनियों के अलग अलग मसालों के 35 प्रोडक्ट के सैंपल लेकर जांच के लिए आगरा भेजे गए थे। इसमें से 23 की रिपोर्ट सामने आई। इसमें पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। कीड़े भी मिले। इसके बाद एफएसडीए ने मामले के इन मसालों के इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। गोल्डी मसाले के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सलमान खान है। यूपी में कांवड़ रूट पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस तैनात की गई है। लखनऊ से एटीएस कमांडो बख्तरबंद गाड़ियों में शनिवार दोपहर मुजफ्फरनगर पहुंचे। इन्होंने कांवड़ रूट पर सिक्योरिटी व्यवस्था को जांचा परखा। स्थानीय खुफिया विभाग भी ड्रोन कैमरे से कांवड़ रूट की निगरानी कर रहा है। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि हरिद्वार से करीब 5 करोड़ कांवड़िये जल उठाते हैं। करीब 2.5 करोड़ कांवड़िये मुजफ्फरनगर होकर जाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी से कांवड़िये शहर के शिव चौक में परिक्रमा करके आगे बढ़ते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा सेंसिटिव है, लिहाजा किसी भी मामले की आशंका को चलते कमांडो तैनात किए गए। इधर भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। ब्रिटेन के विक्टोरिया और एल्बर्ट वीए म्यूजियम से बुधवार 17 जुलाई को छत्रपति शिवाजी का वाघनख मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वाघनख को 19 जुलाई से सतारा के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में 7 महीने तक प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते विधानसभा में कहा गया था वाघनख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया जाता था। उन्होंने टिप्पणी एक इतिहासकार के दावे पर की थी, जिसमें कहा गया था कि छत्रपति शिवाजी ने सन 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को वाघनख से मारा था। यह पहले से ही सतारा में था। वाघनख के बारे में मशहूर है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज का था। 1659 की लड़ाई के दौरान शिवाजी महाराज ने इसे अपने हाथ में छुपाया हुआ था। इसी से उन्होंने अफजल खान की आते बाहर निकाल दी थी। विदेश में जान गंवाने वाले छात्रों का मुद्दा भारतीय संसद में उठा, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से पेश किए गए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया।
महज 5 साल में विदेश में अपना भविष्य संवारने गए 633 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। इसमें 19 ऐसे थे जिन्हें दिल का दौरा पड़ा, जबकि आत्महत्या के आंकड़े इनमें नहीं दिए गए। यह सवाल सांसद कोडी कुनिल सुरेश ने विदेश मंत्रालय से पूछा, जिसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन ने कहा कि ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में विदेश में 633 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। इनमें 19 भारतीय ऐसे थे जिनकी जान दिल का दौरा पड़ने से गई। सबसे ज्यादा मौतें कनाडा में हुई, जहां पिछले 5 सालों में 172 लोगों ने जानें गंवाई। इनमें से 9 छात्र की मौत हमलों की वजह से हुई। दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा अमेरिका से आया है, जहां इस दौरान 108 युवाओं की जान गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।